आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट केयर में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने स्वर संधि के बारे में और व्यंजन संधि के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी की है, बहुत अच्छे से उसको समझा है और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइब हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपने बहुत अच्छा समझाने का हमें प्रयास किया है। हम पुनः आपसे वादा कर रहे हैं कि व्यंजन संधि के जो हमारी जो विसर्ग संधि है उसके पहले आपने विसर्ग संधि पढ़ी होगी। अनेक YouTube के ऊपर अनेक वीडियो भी आपने देखे होंगे विसर्ग संधि के, लेकिन हम पुनः आपसे वादा कर रहे हैं कि विसर्ग संधि को हम इस तरीके से इतनी अच्छी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे कि आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। और यह नहीं कह रहे हैं कि हम आपको संधि रटाएंगे, ये कभी नहीं कहते हैं। हमारे किसी भी वीडियो में रटाने के ऊपर हम कभी जोर नहीं देते हैं। हम कॉम्पिटिटर में, हम स्टूडेंट में समझ विकसित करते हैं ताकि लंबे समय तक उसे यह जो संधि है वह याद रह सके। तो चलो देखो, संस्कृत की तरह विसर्ग संधि में कोई भेद नहीं होते हैं। हिंदी में विसर्ग संधि केवल नियम आधारित है, तो यहाँ विसर्ग संधि के केवल हम नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो नियम नंबर 1, विसर्ग संधि का नियम नंबर जो 1 है वह यह कहता है, बिल्कुल हम पूरी डेफिनेशन नहीं लिख करके बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स लिखेंगे। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में या नोट्स बना सकते हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो नियम नंबर, विसर्ग संधि का जो नियम नंबर 1 है वह यह कहता है कि जब कभी भी विसर्ग के पहले अ हो, नियम नंबर 1 कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले तो क्या हो, अ हो। विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो। अच्छा, एक बात हमने जब संधि वाला टॉपिक शुरू किया था, जब संधि हमने शुरू की थी तो विसर्ग संधि के बारे में, विसर्ग संधि की परिभाषा के बारे में इतनी अच्छी शानदार बात बताई थी कि शायद ही कहीं आपने सुनी होगी या संधि पढ़ाते समय शायद ही किसी ने बताई होगी। तो उसके लिए आप हमारा संधि का जो प्रारंभिक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि विसर्ग के संबंध में, विसर्ग संधि के संबंध में हमने बहुत ही ज्ञानदार बात बताई है। तो देखो, हम वापस टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नियम नंबर जो 1 है उसमें यह कहा है कि हमने जब कभी भी विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो। विसर्ग के पहले तो अ हो, लेकिन विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर कोई स्वर हो, तो यह जो विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है कि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर और कोई स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। उदाहरण से अपन समझ सकते हैं कि जैसे अतः प्लस एव, अतः प्लस एव। देखो, विसर्ग के पहले तय में अ छुपा हुआ है जो रहेगा ही। विसर्ग के पहले स्वर तो हमेशा रहता ही रहता है, क्योंकि विसर्ग के पहले कभी भी व्यंजन नहीं आ सकता। तो विसर्ग के पहले अ है यहाँ और विसर्ग के बाद में ए है, मतलब अ को छोड़कर है। तो स्वाभाविक सी बात है, यह जो विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और लोप हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अतः प्लस एव क्या हो जाएगा, अतः हो जाएगा। एक दूसरे उदाहरण से अपन देख सकते हैं कि जैसे यशः प्लस इच्छा, यशः प्लस इच्छा, इसके माध्यम से देख सकते हैं। देखो, विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद में ई है, मतलब अ को छोड़कर है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप होते ही यशः प्लस इच्छा का क्या हो जाएगा, संधि यश इच्छा हो जाएगा। यशः प्लस इच्छा क्या हो जाएगा, यश इच्छा। एक और उदाहरण से अपन इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे मनः प्लस उच्छेद है, मनः प्लस उच्छेद। विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद में उ है, मतलब अ को छोड़कर है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और लोप होते ही क्या हो जाएगा, मनः प्लस उच्छेद मन उच्छेद हो जाएगा, मन उच्छेद।
नियम नंबर 1 अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब अपन बात करें नियम नंबर 2 की। तो देखो नियम नंबर 2 क्या है। नियम नंबर 2 कह रहा था कि यदि विसर्ग के पहले ए हो, विसर्ग के पहले ए हो और विसर्ग के बाद में, देखो पहले नियम में ए नहीं था, अब इस नियम नंबर 2 में यदि विसर्ग के बाद में ए हो, इसके साथ ही कोई घोष व्यंजन हो, घोष व्यंजन। देखो विसर्ग के पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद में कोई ए, विसर्ग के बाद में ए या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि यदि विसर्ग के पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ए हो तो इन दोनों का मिलकर विसर्ग का क्या होगा, ओ होगा। लेकिन विसर्ग के पहले ए हो और विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन हो तो केवल विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। घोष व्यंजन का उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दोनों तरफ स्वर रहेंगे, एक विसर्ग के पहले ए और एक विसर्ग के बाद में ए होगा, तो इन दोनों ए का मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यह समझने वाली बात है। उदाहरण के माध्यम से अपन इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मनः प्लस अनुकूल, मनः प्लस अनुकूल। देखो विसर्ग के पहले ए है और विसर्ग के बाद में भी क्या है, ए है, तो इन दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। विसर्ग और आगे जो ए है इसका ओ हो जाएगा। ओ होते ही ये क्या हो जाएगा, मनः प्लस अनुकूल क्या हो जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, जैसे प्रथमा प्लस अध्याय, प्रथमा प्लस अध्याय। अब देखो विसर्ग के पहले ए और विसर्ग के बाद में भी ए, तो विसर्ग के पहले वाला और इसके बाद वाला ए दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। ओ होते ही ये क्या हो जाएगा, प्रथमोध्याय हो जाएगा। प्रथमा प्लस अध्याय बराबर क्या हो जाएगा, प्रथमोध्याय। यह बात रही ए की कि यदि विसर्ग के पहले ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो तो क्या हो जाएगा, दोनों का मिलकर ओ हो जाएगा। लेकिन अगर घोष व्यंजन हो, विसर्ग के पहले तो ए ही हो लेकिन विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन हो तो केवल विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब बात आती है घोष व्यंजन की कि घोष व्यंजन कौन से होते हैं। हमने हमारे वर्ण वाले टॉपिक में घोष जो व्यंजन है, घोष जो वर्ण हैं उनको समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास किया है और यह हमारा वादा है, बहुत शानदार तरीके से हमने वहां आपको समझाया है कि घोष व्यंजन कौन से होते हैं। फिर भी यहाँ पर गौर कर लेते हैं कि नियम नंबर 345 घोष होता है, अर्थात यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, वो भी क्या होते हैं, घोष होते हैं। इसके साथ ही उसमें व्यंजन का है वह भी घोष होता है। इसके साथ अगर घोष वर्ण हो, यहाँ घोष व्यंजन के स्थान पर घोष वर्ण हो तो सारे स्वर भी उसमें क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ केवल घोष व्यंजन की बात की जा रही है तो यहाँ अपने को स्वरों को शामिल नहीं करना है। एक घोष व्यंजन के उदाहरण से भी अपन इस बात को समझ सकते हैं। जैसे अपन बात करें उदाहरण की, घोष वर्ण वाले उदाहरण की, जैसे मनः प्लस यूँ कह सकते हैं योग, मनः प्लस योग। तो देखो क्या हो जाएगा, विसर्ग के पहले ए है और विसर्ग के बाद में ये, मतलब अंतस्थ व्यंजन आया है। अंतस्थ व्यंजन मतलब घोष व्यंजन आया है। घोष व्यंजन आया है तो क्या हो जाएगा, मनः प्लस योग बराबर क्या हो जाएगा, मनोयोग। मनः प्लस योग क्या हो जाएगा, मनोयोग। एक और उदाहरण से इस बात को अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पुरः प्लस हित, पुरः प्लस हित, विसर्ग के पहले ए है और विसर्ग के बाद में है, मतलब घोष आ गया, घोष व्यंजन है तो क्या हो जाएगा, पुरोहित हो जाएगा। पुरः प्लस हित क्या हो जाएगा, पुरोहित हो जाएगा। एक उदाहरण से अपन और देख सकते हैं इस बात को कि जैसे मनः प्लस भाव, मनः प्लस भाव, भय आ रहा है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि पै वर्ग का चौथा वर्ण है, चौथा है तो घोष व्यंजन है, और घोष व्यंजन है और विसर्ग के पहले ए है ही तो क्या हो जाएगा, मनः प्लस भाव बराबर क्या हो जाएगा, मनोभाव हो जाएगा। यह है नियम नंबर 2। अब हम बात करेंगे नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो,
विसर्ग के पहले इस ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण हो, विसर्ग के बाद में घोष वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का र हो जाएगा। पुनः इस बात को समझें, बहुत अच्छा नियम है और बहुत समझने वाली बात है कि यदि विसर्ग के पहले ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण, ध्यान रखें आप, यहाँ घोष व्यंजन था और यहाँ घोष वर्ण है, अर्थात घोष व्यंजनों में सभी स्वरों को शामिल कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएंगे? घोष वर्ण कहलाएंगे। तो यहाँ घोष वर्ण हो गया, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? इस विसर्ग का र हो जाएगा। लेकिन एक बात गौर कीजिए आप कि घोष वर्ण में अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व भी शामिल हैं। अब एक स्पेशल परिस्थिति बनती है, यहाँ क्या बनती है कि यदि विसर्ग के पहले ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो लेकिन विसर्ग के बाद में र हो, विसर्ग के बाद में र होगा तो क्या होगा? यह जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है इसका तो हो जाएगा लोप, विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और जो ह्रस्व स्वर था, छोटी मात्रा थी, वह बड़ी मात्रा में बदल जाएगी। ह्रस्व स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से अपन इस बात को समझ सकते हैं। पहले यही ले लेते हैं कि अंतस्थ व्यंजन के पहले, विसर्ग के पहले कोई ए को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में र हो तो दीर्घ कैसे हो जाता है, इसको पहले ले लेते हैं। जैसे नी है प्लस रव, नी है प्लस रव, देखो विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद में र है, ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर है री और उसके बाद में र है, तो विसर्ग का तो क्या हो जाएगा? लोप। और जो ये ह्रस्व स्वर है यह किस में बदल जाएगा? दीर्घ में बदल जाएगा। दीर्घ में बदलते ये क्या हो जाएगा? नी है प्लस रव क्या हो जाएगा? नीरव हो जाएगा। एक और उदाहरण अपन देख सकते हैं, जैसे दू है प्लस राज है, दू है प्लस राज, देखो विसर्ग के पहले उ है, मतलब ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर है और उसके बाद में र अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, ऐसी स्थिति होगी तो इस विसर्ग का तो क्या हो जाएगा? लोप। और जो छोटी मात्रा थी, ह्रस्व था, वह क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा तो दू है प्लस राज बराबर क्या हो जाएगा? दुराज, ऐसे दुराज हो जाएगा। ठीक है, यह वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन इसके उदाहरण देख लेते हैं कि विसर्ग के पहले ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और उसके बाद में कोई घोष व्यंजन हो, घोष वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। जैसे अपन उदाहरण के माध्यम से देखें इस बात को कि नी है प्लस आशा, नी है प्लस आशा, तो देखो विसर्ग के पहले ई है, ए को छोड़कर है और उसके बाद में घोष वर्ण आ स्वर है, स्वर है तो घोष वर्ण है, घोष वर्ण है तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? र, विसर्ग का र हो जाएगा। नी र हलंत वाला होगा र। अब उसके बाद में क्या आया है? आ स्वर है तो आ स्वर है तो हलंत हट जाएगा, रा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? शा। नी है प्लस आशा बराबर क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे दू है प्लस अवस्था, दू है प्लस अवस्था, देखो शुद्धिकरण में बहुत बार पूछा गया ये उदाहरण है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो इसका शुद्ध क्या बनता है? दू है प्लस अवस्था है, विसर्ग के पहले ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर है और विसर्ग के बाद में ए आ रहा है, इसका मतलब घोष वर्ण है, तो विसर्ग का र हो जाएगा। विसर्ग का र हो गया, ये लो, लेकिन उसके बाद में ए है तो ये हलंत हट जाएगा और र हो जाएगा पूरा और आगे है वस्था। दू है प्लस अवस्था बराबर दुरावस्था, न कि दुरावस्था। कभी भी दुरावस्था नहीं होता है, दुरावस्था ही होता है। एक और अपन उदाहरण इसके माध्यम से देख लेते हैं, जैसे आसी है प्लस वाद, आसी है प्लस वाद, प्लस के देखो विसर्ग के पहले देखो ई है, ए को छोड़कर है, उसके बाद में वह अंतस्थ व्यंजन य र ल व आ रहा है, इसका मतलब घोष है, घोष है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? र बन जाएगा और र बनते ही ये क्या हो जाएगा? आसी और र बन जाएगा, र आगे वाले के ऊपर चला जाएगा, वा के ऊपर चला जाएगा द। आसी है प्लस वाद, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, व के ऊपर र रहता है। इस प्रकार जो नियम नंबर 3 है वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं नियम नंबर 4 की।
नियम नंबर 4 कह रहा है यदि विसर्ग के पहले ई ऊ हो, विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तथा विसर्ग के बाद में कै टे ठे पे फे और मैं ये 6 वर्ण हो। विसर्ग के पहले तो ई या ऊ दोनों में से कोई भी हो और विसर्ग के बाद में कै टे ठे पे फे मैं हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये विसर्ग है यह श में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में अपन देखें, जैसे दू है प्लस फल, दू है प्लस फल। देखो विसर्ग के पहले ऊ आ रहा है और उसके बाद में फे आ रहा है, तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, ये श में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दू है प्लस फल क्या हो जाएगा, दुष्फल। जैसे और उदाहरण अपन देखें, धनु है प्लस टंकार, धनु है प्लस टंकार। आगे देखो विसर्ग के पहले ऊ है और विसर्ग के बाद में ट आ रहा है, तो बीच में आगम मतलब जो विसर्ग है उस विसर्ग का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। श होते ही है क्या हो जाएगा, धनु प्लस टंकार बराबर क्या हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा। और उदाहरण अपन इसका देख सकते हैं, जैसे अपन बात करें चतु है प्लस पथ, चतु है प्लस पथ। देखो विसर्ग के पहले ऊ है, उसके बाद में विसर्ग के बाद में प आया है, तो प आ रहा है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, चतु है प्लस पथ का हो जाएगा चतुष्पथ, चतुष्पथ, चतुष्पथ हो जाएगा। एक और उदाहरण देख सकते हैं अपन, जैसे आवी है प्लस कार, आवी है प्लस कार। यहाँ देखो विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद में कै आ रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। श होते ही क्या हो जाएगा, आवी है प्लस कार क्या हो जाएगा, आविष्कार हो जाएगा। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि जब कभी भी विसर्ग के पहले ई ऊ हो और विसर्ग के बाद में कै टे ठे पे फे मैं हो, तो इस विसर्ग का क्या बन जाता है, श बन जाता है। अब अपन देखते हैं नियम नंबर 5 की तरफ, कि नियम नंबर 5 कह रहा था कि यदि विसर्ग के पहले ए आ हो, विसर्ग के पहले ए आ हो तथा विसर्ग के बाद में कै पे हो, कै या फिर पे हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है। देखो विसर्ग के पहले ए आ हो तथा विसर्ग के बाद में कै पे हो, तो विसर्ग का स हो जाता है। लेकिन क्या होता है, इसमें अपवाद स्वरूप कभी कभी विसर्ग भी बना रहता है। इस नियम के अपवाद हैं, जो अपवाद स्वरूप कभी कभी विसर्ग भी बने रहते हैं। हम उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझाएंगे। पुनः देखिए कि यदि विसर्ग के पहले ए आ हो और विसर्ग के बाद में कै पे हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि विसर्ग के पहले ए आ होगा तो ही यह दंत स बनेगा। यदि विसर्ग के पहले ई ऊ होगा, बाद में अगर कै और पे होगा, कै यहाँ भी है और पे यहाँ भी है, बाद में कै पे होगा, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, ये श, मूर्धन्य श बन जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि ए आ होगा पहले कै पे के पहले, तो यह स बनेगा, और अगर विसर्ग के पहले ई ऊ होगा तो क्या, और बाद में कै पे होगा, तो ये क्या बनेगा, ये श बनेगा। तो देखो इसके उदाहरण अपन देख लेते हैं नियम नंबर 5 के। जैसे मैं बात करूं, वाच है प्लस पति, वाच है प्लस पति। विसर्ग के पहले ए है और विसर्ग के बाद में कै, विसर्ग के बाद में पे आया है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये श हो जाएगा। श होते ही ये क्या हो जाएगा, वाच प्लस पति क्या हो जाएगा, वाचस्पति हो जाएगा। एक अपन और उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे नमः प्लस कार, नमः प्लस कार। देखो विसर्ग के पहले ए है और विसर्ग के बाद में कै आ गया, तो स्वाभाविक सी बात है इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा। ये स होते ही ये क्या हो जाएगा, नमः प्लस कार बराबर क्या हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा। और उदाहरण देख सकते हैं एक, जैसे बाह प्लस कर, बाह प्लस कर। विसर्ग के पहले आ है और उसके बाद में कै आ गया, विसर्ग के पहले आ उसके बाद में कै, तो विसर्ग का ये स हो जाएगा। ये स होते ही बाह प्लस कर बराबर क्या हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा। और अपन इसके अपवाद स्वरूप की बात करें तो अपवाद स्वरूप इसके ये हैं, जैसे अपन बात करें प्रातः प्लस काल की बात करें तो यह है अपवाद स्वरूप विसर्ग ही बना रहेगा, और ये क्या रहेगा,
प्रातः काल ही बना रहेगा। जैसे अपन और बात करें अंतः प्लस पुर की बात करें तो अपवाद स्वरूप विसर्ग बना रहेगा और यह अंतस्पुर होने के बजाय यह अंतःपुर ही बना रहेगा। ये इसके अपवाद ही जो कभी कभी विसर्ग ही बने रहते हैं। अब अपन बात करें नियम नंबर 6 की। नियम नंबर 6 कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में अगर च, छ और श होगा, विसर्ग के बाद में अगर च, छ, श होगा तो विसर्ग का श हो जाएगा। और अगर विसर्ग के बाद में, विसर्ग के पहले तो कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में त, थ और श होगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। विसर्ग का स हो जाएगा। पुनः इस नियम को समझें आप, बिल्कुल सिंपल है कि विसर्ग के पहले तो चाहे कोई भी स्वर हो, लेकिन विसर्ग के बाद में अगर च, छ, श होगा तो ये जो तालव्य श है ये हो जाएगा और तय थ स होगा तो दंत्य स हो जाएगा। उदाहरण से अपन इस बात को समझ सकते हैं। जैसे अपन बात करें उदाहरण की तो हो जाएगा नी है प्लस चल, नी है प्लस चल। देखो विसर्ग के पहले ई है, कोई भी स्वर हो सकता है बिल्कुल, और विसर्ग के पहले स्वर रहेगा ही, पक्का ही रहेगा, क्योंकि बिना स्वर के विसर्ग कभी भी नहीं आ सकता। तो विसर्ग के पहले स्वर होगा। अब देखो बाद में च है, बाद में च होने के कारण श का आगम हो गया और श का आगम हो गया तो ये क्या हो गया? नी है प्लस चल बराबर क्या हो गया? निश्चल हो गया। एक दूसरा उदाहरण अपन और देख सकते हैं, जैसे अंतः प्लस चेतना, अंतः प्लस चेतना है तो आगे च आ गया तो ये क्या हो गया? अंतश चेतना, अंतश चेतना हो गया। और उदाहरण अपन देख सकते हैं, जैसे नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। अब देखो विसर्ग के बाद में प्लस के बाद में ते आया है तो जो दंते से है उसका आगम हो जाएगा, तो नमः प्लस ते क्या हो जाएगा? नमस्ते हो जाएगा। एक उदाहरण और अपन देख सकते हैं, जैसे अपन बात करें दू है प्लस साध्य की, दू है प्लस साध्य। तो देखो विसर्ग के पहले ऊ है और विसर्ग के बाद में श है तो स का स हो जाएगा, विसर्ग का स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? दुस्साध्य हो जाएगा। दू है प्लस साध्य बराबर क्या हो जाएगा? दुस्साध्य हो जाएगा। इस प्रकार अपन बहुत सारे उदाहरण हैं इनके, और इजी वे में आप किसी भी बुक में देखकर, किसी भी गाइड में देखकर इनका इस नियम का अभ्यास आराम से कर सकते हैं। अब अपन बात करें नियम नंबर 7 की। नियम नंबर 7 था कि अंतः और पुनः के बाद, अंतः और पुनः के बाद कोई घोष वर्ण हो, अंतः और पुनः के बाद कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? र हो जाता है। बिल्कुल सिंपल नियम है 7वां कि यदि अंतः और पुनः दो उपसर्ग लिए गए हैं, इनके बाद में अगर कोई घोष वर्ण आ जाता है तो विसर्ग है उसका क्या हो जाता है? र हो जाता है। आप इजी वे में इस बात को समझ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं पुनः प्लस अवलोकन, पुनः प्लस अवलोकन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, शुद्धिकरण में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो आप पुनः के बाद में अवलोकन ए आ रहा है, घोष वर्ण है, ए स्वर है तो स्वाभाविक सी बात है घोष वर्ण में शामिल हो गया। तो क्या होगा? यह जो विसर्ग है यह किस में बदल जाएगा? ए में विसर्ग है ये र में बदल जाएगा, और र में बदलेगा तो पुनः और र ऐसे हो जाएगा। लेकिन बाद में क्या है? ए है, ए स्वर होने के कारण इसका है जो हलंत हट जाएगा और आगे यूं का यूं हो जाएगा। तो पुनः प्लस अवलोकन बराबर कभी भी पुनरावलोकन नहीं होता है, पुनरावलोकन होता है। यह ध्यान रखने योग्य बात है। और उदाहरणों से अपन समझें इस बात को कि जैसे पुनः प्लस उद्धार, पुनः प्लस उद्धार। तो इस बात को देख सकते हैं कि पुनः के बाद में उ आया है तो विसर्ग हो जाएगा, इस विसर्ग का र हो जाएगा, पुनर् ऐसे हो जाएगा, र हलंत का होगा। लेकिन बाद में उ है तो उ इसमें जुड़ जाएगा और ये उ छोटा उ ऐसे लग जाएगा। बड़े उ में गुंडी होती है, छोटे उ में केवल यूं ही होता है। तो पुनः प्लस उद्धार क्या हो जाएगा? पुनरुद्धार,
पुनरुद्धार हो जाएगा। और उदाहरण अपन देख सकते हैं, जैसे अपन बात करें अंतः प्लस द्वंद्व की, अंतः प्लस द्वंद्व, तो देख सकते हैं आप अंतः के बाद में द्वय आ रहा है, द है, इसका मतलब घोष वर्ण है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। र होगा तो क्या होगा, विसर्ग, इस र जो ये अंतर ऐसे बना, इस र के बाद में कोई स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो आधा र ही रहेगा, आधा र बीच में नहीं रखा जाता है, अगले वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, तो ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो अंतः प्लस द्वंद्व क्या हो जाएगा, अंतर्द्वंद्व हो जाएगा। और उदाहरण इसका अपन देख सकते हैं, जैसे मैं बात करूं पुनः प्लस निर्माण की, पुनः प्लस निर्माण, तो क्या हो जाएगा, पुनः के बाद में नी आ रहा है, इसका मतलब घोष वर्ण है, घोष वर्ण है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। र होते ही ये क्या हो जाएगा, पुनर्निर्माण हो जाएगा। जो र है यह नी के ऊपर चला जाएगा और इस प्रकार पुनर्निर्माण हो जाएगा। न के ऊपर भी रह आएगा और मैं के ऊपर रह पहले से है ही है, इस प्रकार पुनर्निर्माण हो जाएगा। विसर्ग संधि है, उसके केवल 7 ही नियम हैं। इन नियमों के बाहर कोई भी उदाहरण, हम जहां तक समझते हैं अपवाद को छोड़कर कोई भी उदाहरण बाहर नहीं जाता है। इनको याद करना बहुत सहज है। इन 7 नियमों को हमने सहूलियत के हिसाब से, कॉम्पिटिटर या यूँ कहो कि स्टूडेंट की याद करने की सहूलियत के हिसाब से इनको इस ढंग से जमाया गया है कि इन 7 नियमों को महज 1.5 मिनट में याद किया जा सकता है। यद्यपि आपने हमारे पूरे वीडियो को आप देख रहे हैं और आपने नोट्स बनाए हैं या आपको याद हुआ है, तो एक बार पुनः हम रिपीट कर देते हैं इन 7 नियमों को, आप खुद समझ पाएंगे कि वास्तव में इनको याद करना बहुत सहज है और इजी वे में ये याद हो सकते हैं। एक नियम दूसरे नियम से बिल्कुल लिंकलाइज है, जुड़ा हुआ है। इसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए इन नियमों को बिल्कुल क्रमबद्ध जमाने का प्रयास किया है, ताकि स्टूडेंट को इस बात की समझ विकसित हो, वह समझे कि किस हिसाब से कैसे विकार उत्पन्न हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो देखो इन 7 नियमों को एक बार सरसरी तौर से देख लेते हैं। तो देखो पहला जो विसर्ग संधि का जो पहला नियम था वह यह कह रहा था कि यदि विसर्ग के पहले ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद में ए हो, विसर्ग के पहला नियम था वह यह कह रहा था कि विसर्ग के पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ए को छोड़कर कोई स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। दूसरा नियम कह रहा था कि यदि विसर्ग के पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ए या कोई घोष व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसमें समझने वाली बात यही थी कि विसर्ग के बाद में जो ए होगा वह दोनों मिलकर विकार उत्पन्न करेगा और दोनों क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। नियम नंबर, विसर्ग संधि का नियम नंबर जो 3 था वह यह था कि यदि विसर्ग के पहले ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, विसर्ग, देखो आप गौर कर रहे हैं यहाँ विसर्ग के पहले ए था पहले नियम में, दूसरे नियम में भी विसर्ग के पहले ए है, लेकिन पहले नियम में विसर्ग के पहले ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर थे और यहाँ केवल ए को शामिल किया गया है, अन्य किसी स्वर को शामिल नहीं किया गया है, केवल ए है और घोष व्यंजन है। बिल्कुल एक नियम दूसरे नियम से जुड़ा हुआ है। नियम नंबर 3 भी बिल्कुल जुड़ा हुआ है कि पहले जहां ए थे अब यहां 3 नंबर में ए को हटा दिया गया है और ए को छोड़कर बाकी के जो सारे स्वर हैं उनको ले लिया गया है और बाद में घोष वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। लेकिन बाद में र आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ह्रस्व स्वर किस में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। नियम नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है कि यदि विसर्ग के पहले ई उ हो तथा विसर्ग के बाद में क ट ठ प फ म हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा। नियम नंबर जो 5 था वह भी बिल्कुल सिंपल था कि यदि विसर्ग के पहले ए आ हो, विसर्ग के पहले ए आ हो और बाद में क पे हो तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, दंते से हो जाएगा। नियम नंबर जो 6 था बिल्कुल सीधा है कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर है, होगा ही वो तो, लेकिन विसर्ग के बाद में अगर च छ श होगा तो दंते तालव्य श में बदल जाएगा विसर्ग, और अगर त थ स होगा तो दंते स में बदल जाएगा विसर्ग, विसर्ग दंते स में बदल जाएगा। नियम नंबर जो 7 था वह अंतः और पुनः के थे। अंतः और पुनः के बाद में कोई घोष वर्ण होगा तो विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा,
र हो जाएगा। बिल्कुल सातों जो नियम हैं याद करने की दृष्टि से बिल्कुल सिंपल हैं और इजी वे में आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ें तो इजी वे में ये याद किए जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि संधि जो विसर्ग संधि है वह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।